तो रिसर्च में जैसे कुछ रिसर्च होंगी जिसमें आपने डेटा बनाया, मतलब कुछ डेटा कलेक्ट करा, उसकी टेबल बनाई, ग्राफ्स बनाए, या स्टैटिस्टिक्स बेस पे जो हम डेटा देते हैं वो वाली रिसर्च। और कुछ होती है जिसमें आप लिख रहे हो थ्योरी, तो उसको कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में ये नहीं कह सकता कि आपने मतलब उसको आप रिपोर्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। हम लोग जो अपनी रिसर्च करते हैं हम उसमें अपने थॉट्स लिखते हैं, हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये था कि कोविड कैसे आया, तो कैसे आया में आप उसको रिपोर्ट नहीं दे सकते, आप उसको क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैसे आया आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, एक्सप्लेन करोगे बहुत सारा। वाई पे मतलब कैसे आया, लाइक कुछ क्रिटिकल थिंकिंग आप करोगे वहाँ पे, तो वो डेटा हमारा क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो वही है जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है या क्वालिटेटिव हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव। हाँ, क्वालिटेटिव होगी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में कुछ जानते हो? ओ सॉरी, एक्सप्लेनेटरी नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में कुछ जानते हो? मैम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइंस में होता है ज़्यादातर, और इसमें एक्सपेरिमेंट होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो हमको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैम प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, मतलब लगभग उसका आधार ही प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो क्वांटिटेटिव की जो परिभाषा है हमारे पास है, क्वांटिटेटिव डेटा आर यूज्ड व्हेन अ रिसर्चर इज trying to quantify a problem or address what or how many aspects of a research question. It is data that can either be counted or compared on a numerical scale. तो ये इस टाइप का डेटा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। This data are usually gathered using instruments such as closed ended questionnaire. तो इसको हम लेबोरेटरी में भी डेटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा। हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम जो उसकी डेटा नोट करेंगे, उसका जो ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे, वो भी हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होगा। इसके अलावा आप कुछ जनगणना वाली रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, कि आप जनगणना कर रहे हो कि इस एरिया के इतने लोग बीमार हुए या जो भी है, बहुत टाइप की रिसर्च होती है। तो जहाँ पे आप गणना कर रहे हो, नंबर्स में आप डेटा दे रहे हो, वो क्वांटिटेटिव हो गया। और जहाँ पे न्यूमेरिकल में डेटा नहीं काउंट किया जा सकता, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा हो गया। यानी कि जो हमारा जनगणना पॉपुलेशन वो होता है, जनगणना जो गिनी जाती है, वो हमारी जो रिसर्च है, वो जो होता है वो हमारा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि जिस तरह से सर्वे हमारे होते हैं। हाँ, वो हमारा क्वांटिटेटिव में आता है। तो कोई भी रिसर्च कैसी भी हो सकती है। मैं ये नहीं, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में तो हमको पता है डिस्क्राइब ही करना है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक्सप्लेन ही करना है। इसके अलावा कुछ रिसर्च हो गई जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च है, तो हम नहीं कह सकते कि हिस्टोरिकल रिसर्च, अब हो सकता है किसने क्या टॉपिक चूज़ किया है, कोई किस तरीके से रिसर्च कर रहा है, वो क्वांटिटेटिव कर रहा है या क्वालिटेटिव कर रहा है। हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत टाइप की हो सकती है, ठीक है, आपने मिट्टी ले ली पुरानी, आपको कहीं से मिल गई कई साल पुरानी, आप उस पर रिसर्च कर रहे हो। या फिर दूसरा, आप राजा महाराजाओं के वहाँ की नीतियाँ कैसी थी, वहाँ के राज्य कैसा था, उस पर कर रहे हो। तो वही एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो डिफरेंस है वो आप खुद ही डिसाइड करोगे क्वेश्चन पढ़ के कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हो सकता है कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए या डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन ही पूछ ली जाए। तो और भी है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये चीज़ हमने पढ़ी या नहीं, मेरे को याद नहीं आ रही। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इंटरव्यू है तो वो क्वालिटेटिव एग्ज़ाम हुआ या क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम हुआ? क्वालिटेटिव। हाँ, आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है? क्वांटिटेटिव। तो जो जहाँ पे हम लिखते हैं, आपका जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है वो कैसा होता है? क्वांटिटेटिव। ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम क्वालिटेटिव होता है। वो क्वालिटेटिव होता है ना, उसमें आप थ्योरी लिख के आते हो, उसको 1 2 3 आपको, जैसे एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता है वो। जो थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, और जो एमसीक्यू होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूज़ भी हमारे क्वालिटेटिव होते हैं। तो बस इसमें यही है, ये दो टर्म्स आपको जैसे सिलेबस में भी देखोगे लिखी हुई हैं
इन दोनों की बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, वर्बल रीजनिंग में हर जगह हेल्प करेगा। बार बार ये रिपीट होती रहेगी टर्म्स, और सेम ही डेफिनेशन है हर जगह। आगे चल रहे हैं। लास्ट क्लास में जितना पढ़ा है एक बार सिलेबस को भी देख लिया करो। कोई भी नई यूनिट शुरू होती है तो सिलेबस को बार बार देखते रहा करो, और शुरू होने से पहले एक बार देख के आया करो। तो इससे हो रहेगा आपको कम से कम पता है कि क्या क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ने थे। इसके आगे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविक अप्रोच, जो हम आज या कल पढ़ लेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टाइप्स में क्या क्या है, मेथड्स में एक्सपेरिमेंटल है जो आपके सामने है, डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ चुके हैं, हिस्टोरिकल पढ़ चुके हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ चुके हैं। इसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ चुके हैं। अब लास्ट के 3 पॉइंट जो बाकी हैं, थीसिस एंड आर्टिकल, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, मतलब रिसर्च से रिलेटेड कितनी एप्लीकेशंस, ऐप्स अवेलेबल है या वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में। रिसर्च एथिक्स, रिसर्च के रूल्स क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होता है, मतलब एथिक्स क्या होते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही शॉर्ट, सबसे शॉर्ट सिलेबस अगर किसी चीज़ का है तो वो रिसर्च एप्टीट्यूड का है। अगर कोई ध्यान से पढ़ना चाहे और बिल्कुल फोकस करके पढ़ना चाहे तो 1 या 2 दिन में पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा जा सकता है। तो जितना आपने कल पढ़ा था वो मान लो 50-60% था रिसर्च टाइप्स का, बस अब थोड़ा सा और आ जाए, टाइप्स खत्म हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे चलते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव का अपोजिट माना जाता है एक तरह से। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ टर्म्स आपको याद करनी है। अगर ये टर्म्स आपने याद कर ली तो समझ लो एक भी क्वेश्चन आपका एक्सपेरिमेंटल से तो गलत हो नहीं रहा है। आज तक जितने भी क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल से पूछे गए हैं, ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ग्रीन कलर के, यही वर्ड लिखे आते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल होता है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल को एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे फ़ैन है और फ़ैन का रेगुलेटर है। एक को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित और अनाश्रित, है ना, अनाश्रित ही बोलते हैं ना। तो जो रेगुलेटर है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो फ़ैन है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम रेगुलेटर घुमाएंगे तो फ़ैन पे असर होगा, ठीक है। फ़ैन है डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है, रेगुलेटर पे। हम उसको घुमाते हैं तो फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल होते हैं जो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और रिसर्च में अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो वहाँ पे हम वेरिएबल्स को चेंज, मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि किस रिसर्च में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर साइंटिफिक जो भी हो, एम्पीरिकल भी होती है साइंटिफिक, बट 99% टाइम आपको एक्सपेरिमेंटल ही टिक करना है। ऑप्शन में अगर एक्सपेरिमेंटल ना हो तब आप कहीं और जाके सोच सकते हो। किसी और रिसर्च में हम वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेबोरेटरी में हैं, दोनों वेरिएबल्स हमारे हाथ में है, इंडिपेंडेंट, और सिर्फ एक ही वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप बताओ, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब चेंज करना, कुछ चेंजेस करना। इंडिपेंडेंट मैम डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट को आप करोगे किसको? कंट्रोल तो हमारे पास एक का ही है ना, दोनों का कंट्रोल तो नहीं है। इंडिपेंडेंट को कंट्रोल, इंडिपेंडेंट के थ्रू हम डिपेंडेंट को कंट्रोल करते हैं। हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब बताओ किसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या किसको हम चेंज कर सकते हैं? मैम इंडिपेंडेंट को ही। हाँ, इंडिपेंडेंट। तो मैनिपुलेशन जो हम करेंगे वो इंडिपेंडेंट में करेंगे और रिजल्ट किस पे दिखाई देगा? डिपेंडेंट पे। ये वेरिएबल्स के टॉपिक को अलग से भी पढ़ेंगे। यही 2 टाइप के वेरिएबल्स है, सॉरी 3 टाइप के हैं, एक और है, और उसमें से 2 टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे।
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो पहला स्टेप था हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, पहला टर्म जो आपको याद करना है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है और किसकी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है, और असर किस पे दिखाई देता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है प्लांट का कि प्लांट बढ़ता है, तो यहाँ पे पूरा एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। प्लांट बढ़ता है तो उससे इनका मतलब ये है कि पानी डाल रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे जो रिजल्ट है, जो मैनिपुलेशन है वो हमें प्लांट पे दिख रही है। हम उसमें पानी डाल रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, उसको पूरी केयर कर रहे हैं, तो वो जल्दी ग्रो हो रहा है। या फिर एक और चीज़ हो सकती है, एक प्लांट जो छाँव में रखा हुआ है, एक प्लांट जो धूप में रखा हुआ है, तो उसकी ग्रोथ। तो मैनिपुलेशन क्या है, लाइट का, जो ज़्यादा लाइट में रखा हुआ है, ज़्यादा धूप में रखा हुआ है, वो ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है। जो अंधेरे में रखा हुआ है, छाँव में रखा हुआ है, उसकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है। तो एक्सपेरिमेंटल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है, एक मिनट, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। कॉज की कारण क्या है और उसके इफेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे पानी डाला तो पौधा बढ़ा, ग्रो हुआ, ठीक है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। या फिर कैंसर की बात कर लेते हैं। स्मोकिंग कॉज है और इफेक्ट क्या है, कैंसर। तो कॉज एंड इफेक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप बताए, यहाँ पे ये वेरिएबल्स हो गए, ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया और ये हमारा डिपेंडेंट हो गया। स्मोक की मात्रा ज़्यादा तो कैंसर, स्मोक की मात्रा मतलब जो बीमारियाँ होती हैं वो भी कॉज पर डिपेंड करती हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया है तो उसको उस हिसाब से उसकी हेल्थ होगी, कोई बहुत हेल्दी डाइट खाता है तो उस हिसाब से उसकी हेल्थ होगी। तो कॉज एंड इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, और उन दो वेरिएबल्स के बीच के संबंध को या रिलेशनशिप को ही वो जो हम फाइंड आउट करते हैं उसी को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट हम यहाँ फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। पहला वर्ड जो हम डिस्कस कर चुके हैं मैनिपुलेशन, 4 बेसिक एलिमेंट है यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे पास। दूसरा है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट क्या करेंगे हम, ऑब्टेन अ सेट ऑफ स्कोर्स इन ईच ट्रीटमेंट कंडीशन। अगर अब आपने मैनिपुलेशन किया है वेरिएबल्स को, आप कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसका मेजरमेंट भी नोट करोगे कि क्या मेजरमेंट आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल में हम ज़्यादातर यही करते हैं। लैब में हम रिसर्च करते हैं तो हम पहले तो वेरिएबल्स को ऊपर नीचे करके देखते हैं, जो भी जहाँ पे भी हमें सेट करना होता है। जब वो हो जाते हैं, मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं। हमें उनका नोट डाउन करना है कि क्या रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन एक तरह से। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एंड द लेंथ ऑफ प्लांट। अब हम यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं, पहले तो हमने देखो उसको सनलाइट में रखा, ये मैनिपुलेशन था कि हमने सनलाइट का अमाउंट उसको दिया पौधे को। अब हम ये देख रहे हैं कि सनलाइट ज़्यादा दे रहे हैं तो ज़्यादा ग्रो हो रहा है, सनलाइट कम दे रहे हैं तो कम ग्रो हो रहा है। ठीक है, दो प्लांट का एक होता है, जैसे इंडोर वाले जो प्लांट होते हैं उसमें रहता है, आप उसको बाहर रखो चाहे अंदर रखो, आपकी मर्जी है। गर्मियों में नहीं, सर्दियों में आप उसको धूप पे भी रख सकते हो। तो कुछ प्लांट्स के साथ होता है, जब धूप में रख देते हैं तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करने लगते हैं, और छाँव वाले धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो वो हो गई हमारी मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपैरिजन। कंपैरिजन, अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, मेजर किया कि आज धूप में इतने घंटे रखा तो इतने मिलीमीटर या जो भी माइक्रो मीटर के हिसाब से ही वो बढ़ता है एक दिन में प्लांट, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ता। तो हमने जो यूनिट है वो नोट कर ली, मेजरमेंट ले ली। अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर क्या करेंगे, ग्रोथ कि अंधेरे में था तो इतना ग्रोथ हुआ, उजाले में इतना ग्रोथ हुआ। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली रखा तो ग्रोथ डे बाय डे बढ़ रहा है। कंपेयर कर रहे हैं मतलब कि धूप से क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो अमाउंट ऑफ लाइट है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। कंपैरिजन, पहला वर्ड मैनिपुलेशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा कंपैरिजन और चौथा कंट्रोल। किसको कंट्रोल करेंगे, दो वेरिएबल्स है हमारे पास, दोनों में से किसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, इंडिपेंडेंट। हाँ, अब देखो ग्रोथ को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, ग्रोथ तो डिपेंडेंट है। हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, धूप की मात्रा कितनी रखनी है
उसको कितनी देर धूप में रखना है, कितनी देर छाँव में रखना है, कैसा फर्टिलाइज़र देना है, कैसी सॉइल होनी चाहिए, कैसा वाटर होना चाहिए, वो सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ग्रोथ को जितना होना है वो होगी, हम उसे रोक नहीं सकते। तो ऑल अदर वेरिएबल आर कंट्रोल्ड टू बी श्योर दैट दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द टू वेरिएबल बीइंग एग्जामिन्ड। तो कंट्रोल से मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करने से है, और ये कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही कर सकते हैं। किसी और रिसर्च में हम वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब हिस्टोरिकल रिसर्च है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, हिस्ट्री में हो चुकी है, उससे हम कैसे छेड़छाड़ करें, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। बस ये 4 वर्ड याद रखोगे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा आपका। नेक्स्ट रिसर्च टाइप की तरफ चल रहे हैं, जो कि है फंडामेंटल, प्योर या फिर बेसिक रिसर्च। इसका जो मेन नाम है वो तो फंडामेंटल ही है, फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जाना जाता है, बट इसी को प्योर या बेसिक भी कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च की डेफिनेशन भी बड़ी आसान है। फंडामेंटल रिसर्च में न्यू कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज दी जाती हैं, ठीक है, किस लिए? नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए। अब मैं इन दोनों को लिंक करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आप बोलोगे कि ऐसे तो डिस्क्रिप्टिव में भी नई थ्योरी ही दी जाती हैं या नया कॉन्सेप्ट ही दिया जाता है। गागने की थ्योरी और जीन पियाजे की थ्योरी और बहुत सारी थ्योरीज आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ी हैं, ठीक है, वो सारी की सारी फंडामेंटल रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये नहीं कहा जाता कि कोई थ्योरी दी जाती है, वो थ्योरी दी जा सकती है, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं दी जा सकती, वो लोग थ्योरी दे सकते हैं, बट बेसिकली थ्योरी जो लिखते हैं ना, ऑब्जर्व करके जो हम चीज़ें लिखते हैं बिना एक्सपेरिमेंट किए, सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को और एक थ्योरी दे देते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरी। न्यूटन ने दी, न्यूटन की थ्योरी फंडामेंटल थ्योरी है, मतलब फंडामेंटल रिसर्च है। और जितनी भी थ्योरीज हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं या आज तक पढ़ते आ रहे हैं, वो सब फंडामेंटल है। अब इसी के साथ लिंक करके अप्लाइड रिसर्च को बताऊंगी कि अगर ये फंडामेंटल रिसर्च है तो अप्लाइड रिसर्च क्या है। थ्योरी को पढ़कर उस रिसर्च को करना अप्लाइड रिसर्च होता है। जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा सेब पेड़ पे से नीचे गिरा, गुरुत्वाकर्षण है, ऐसा उसने लिखा, न्यूटन ने लिखा। उसके बाद कई लोगों ने गुरुत्वाकर्षण पे रिसर्च भी की होगी, ग्रेविटी पे रिसर्च की होगी, अप्लाई उसकी थ्योरी को पढ़ के अप्लाई करके देखा कि ऐसी कुछ चीज़ होती भी है या नहीं, ये ग्रेविटी क्या है, मतलब उस पर फिर बहुत सारे रिसर्च किए गए होंगे उस थ्योरी को पढ़ने के बाद। ऐसे ही जैसे दवाइयाँ बनती है, तो दवाई बनाने के लिए हम जैसे आयुर्वेद में हमने पढ़ लिया कि आयरन की मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए, ठीक है, आयरन की मात्रा कम होने से क्या क्या हो सकता है, ये एक हमने थ्योरी पढ़ी आयुर्वेद के अंदर, या कहीं पे भी किसी साइंटिस्ट ने किसी पेपर में हमने पढ़ ली कि आयरन की मात्रा कम या ज़्यादा होने से एनीमिया या 10 तरह की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब हमने इसको सिर्फ पढ़ा है, अब हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। अप्लाई करेंगे हम कि हम कोई इंसान लेंगे जिसके शरीर में आयरन की मात्रा कम या ज़्यादा, हम एक कम वाला ले लिया, एक ज़्यादा वाला ले लिया, या वो डिपेंड करता है आप लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हो या क्रॉस सेक्शनल कर रहे हो। आप एक व्यक्ति लेकर उसमें आयरन का अमाउंट कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब कैसे करोगे, खिलाकर, ठीक है, आयरन वाली चीज़ें खिलाई, आयरन का अमाउंट ज़्यादा हो गया, कई दिन तक नहीं खिलाई, कम हो गया। तो थ्योरी पढ़ ली और उसको अप्लाई करके देखा, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि आपने उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया है। अप्लाइड रिसर्च इज़ अ मेथोडोलॉजी यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप, ठीक है, प्रैक्टिकल होता है, ये कोई ऑन पेपर कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कोई थ्योरी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। द स्टडी एंड रिसर्च आर यूज्ड इन बिजनेस, ज़्यादातर ये बिजनेस में, मेडिसिन में, एजुकेशन में होता है। जैसे कि मैं एक थ्योरी बोल रही हूँ, आप लोग बताना कि वो थ्योरी किसने दी थी। किसी विद्वान ने अपनी थ्योरी में कहा था कि एक बिल्ली ले लो या कुत्ता ले लो, मुझे याद नहीं आपको मैंने कौन सा एग्जाम्पल क्लास में बताया था,
ये बंदर बताया होगा शायद, उसको पिंजरे में डाल दिया और बाहर रख दिया कुछ खाने का सामान। तो कुछ ना कुछ करके उस बंदर ने वो सीख लिया, मतलब अपने आप फाइंड आउट किया, उसको किसी ने बताया नहीं था कि पिंजरे का ताला कैसे खोलना है, मतलब जो लॉक है वो कैसे अनलॉक करना है, उसने खुद फाइंड आउट किया क्योंकि उसको खाना चाहिए था। ये थ्योरी किसकी है? ये टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने ये थ्योरी पढ़ाई थी। एनिमल इंटेलिजेंस का तो थॉर्नडिक का था। हाँ, वेरी गुड। ये एनिमल इंटेलिजेंस की ही थ्योरी है और ये थॉर्नडिके की थ्योरी है। तो ये एक थ्योरी थी, उन्होंने तो लिखा। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बट हम उनकी सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। और 10 और साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने उनकी थ्योरी पढ़ी होगी, तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, अप्लाई करके देखा होगा कि हाँ भाई हमने पढ़ा कि एनिमल जो है रिएक्ट करते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस होती है। एनिमल भी जैसे अब जिनके घर पर डॉग होंगे तो आपको बहुत पता होगा कि कैसे हर चीज़ पे डॉग या कैट जो भी आपके पास एनिमल है कैसे हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है और सीख जाते हैं। दरवाजे के नीचे से निकलना, ऊपर से निकलना, किचन में घुसना, मतलब अपना रास्ता वो खुद बना ही लेते हैं, तो वो एनिमल इंटेलिजेंस है। तो ये थ्योरी हमने पढ़ी और फिर 10 लोगों ने जो उसको अप्लाई करा, अप्लाई कर करके चेक किया, उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी कि हाँ भाई इस साइंटिस्ट की ये थ्योरी बिल्कुल जो है करेक्ट है, हम लोगों ने मतलब इस पर ये रिसर्च की है। उस पर 10 लोगों ने रिसर्च करके 10 पेपर दे दिए, तो उसकी तो रिसर्च वैसे ही सक्सेसफुल हो गई। तो ये फंडामेंटल और अप्लाइड इसलिए आपस में कनेक्टेड है। फंडामेंटल में जो थ्योरी दी जाती हैं उसको पढ़ के अप्लाइड रिसर्च की जाती है, ठीक है। और फंडामेंटल में सिर्फ थ्योरी, ज़्यादातर सिर्फ थ्योरीज ही दी जाती है, कॉन्सेप्ट या नई थ्योरी दी जाती है, और वो इस टाइप की ही होती है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको एग्जाम में पूछे नई थ्योरीज किस रिसर्च में दी जाती हैं और फंडामेंटल ऑप्शन में है, तो सिर्फ फंडामेंटल ही आपको टिक करना है। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल एक साथ था, एक बार देख लेते हैं, रिसर्च 1 में था वो। फंडामेंटल और अप्लाइड एक साथ है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव और एम्पिरिको इंडक्टिव एक साथ है, मतलब आपस में क्या है, एक जैसी है वो रिसर्च, तो इसलिए उनको साथ में रखा गया। ये दो सबको क्लियर है, फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च। मैम फंडामेंटल में ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो नए सिद्धांतों की स्थापना पर बल दिया जाता था, मतलब। हाँ बिल्कुल। किसी का कोई डाउट है अभी तक? मतलब फंडामेंटल में नॉलेज को फॉर्मुलेट करना, मतलब सूत्र बनाना, मतलब और हाँ। अप्लाइड में वो आप एग्जाम मतलब परीक्षा लेना, मतलब प्रैक्टिकल में उसको हाँ। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ऑब्जर्व करके देखना, यही है ना, उस नॉलेज को अप्लाई करना। हाँ, जो फंडामेंटल में नई नॉलेज डेवलप की गई उस नॉलेज को अप्लाई करना, अप्लाइड रिसर्च। प्रैक्टिकल आपको पूछा जाए कि प्रैक्टिकल किस रिसर्च में किया जाता है, तो आप बेशक अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में से कुछ ना कुछ सोच सकते हो। अभी एक्शन भी पढ़ोगे तो उसके बाद आप कंपैरिजन कर पाओगे कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। अप्लाइड भी जो है प्रैक्टिकल है एक तरह से, और एक्शन भी प्रैक्टिकल ही होती है। तो चलो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। पूजा, ये बताओ कि अभी जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा है उसमें कौन कौन से 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े? मैम मैनिपुलेशन था, मेजरमेंट था, और कंपैरिजन और कंट्रोल। वेरी गुड। दीपिका, ये बताओ कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? मैम कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप पर करा जाता है, 2 वेरिएबल्स। वेरी गुड। ठीक है, आगे चल रहा है, एक्शन रिसर्च पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च के तो नाम में ही है एक्शन, ठीक है। अब क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, वो होता है अप्लाइड और एक्शन में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि अप्लाइड, जब क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि ये सिचुएशन हुई है तो आप कौन सी रिसर्च करोगे, एक्शन या अप्लाइड। अब जिसने नहीं पढ़ा है एक्शन और अप्लाइड को, दोनों नाम एक जैसे ही लग रहे हैं,
कि हम अप्लाई करें कि हम एक्शन करें। तो अभी आपको समझ आ जाएगा। अप्लाइड तो सिंपल हमें सॉर्टेड हो गया कि कोई थ्योरी जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है उस चीज़ को अप्लाई करना, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च क्या है वो देख लेते हैं। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि इमीडिएटली किसी सिचुएशन पे एक्शन लेना, वो एक्शन रिसर्च होती है। बहुत सारी सिचुएशन हमारे देश में या अभी हम जिस तरीके से रह रहे हैं, बहुत सारी सडन सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं जिन पे हमें एक्शन तुरंत लेना पड़ता है। जैसे कोविड आ गया सडनली, कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, कोई हमने हॉस्पिटल्स या कोई दवाई या कुछ भी हमारे पास प्रिपेयर्ड नहीं था। अच्छा, कोविड जैसी बीमारी आ गई जिसके सिम्टम्स खांसी, जुकाम ये सब था, तो साइंटिस्ट ने किस तरीके की रिसर्च करके कोविड की दवाई बनाई? अभी तक जो पढ़ा उसमें से ही बताओ। नहीं, ये दोनों यहाँ पे होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड में पहले तो वो फंडामेंटल होगा और बाद में आप उसको अप्लाई किया, मतलब अप्लाई करके देखा। देखो, फंडामेंटल तो बनी बनाई थी। उन्होंने देखा कि बंदे को खांसी जुकाम हो रहा है, बहुत सारी थ्योरीज थी हमारे पास कि खांसी जुकाम में कॉम्बीफ्लैम खिलानी चाहिए या जो तरह तरह की दवाइयाँ हैं वो करनी चाहिए। अब अचानक से कोई बीमारी हमारे सामने आ गई है तो हम अप्लाइड रिसर्च का ही सबसे पहले यूज़ करेंगे। जो थ्योरीज पहले से दी हुई हैं उसके बेस पे हमने इलाज करना स्टार्ट किया कि काढ़ा पिलाओ और तुलसी और अदरक और ये सब। तो वो हो गई हमारी अप्लाइड रिसर्च। स्टार्टिंग में अप्लाइड रिसर्च का यूज़ किया गया। ये तो था दवाई वाले फील्ड में। अब दूसरे फील्ड की बात कर लेते हैं। एकदम से इतनी बड़ी महामारी आ गई है और इतनी जल्दी फैल रही है एक दूसरे से एक दूसरे, तो अब हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा तुरंत, जिसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं है। कोई थ्योरी पढ़ के तो एक्शन लेंगे नहीं। किसी थ्योरी में तो ये लिखा नहीं होगा कि ऐसे कोई महामारी आएगी तो ऐसे कर लेना। थ्योरी में ये तो लिखा था कि खांसी जुकाम में ऐसा करना चाहिए, तो हमने अप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, सटीक नहीं है कि अप्लाइड रिसर्च ही करी होगी, वो तो साइंटिस्ट को पता होगा उन्होंने क्या करा। अब एक्शन क्या लेना है हमको कि हम सिचुएशन कंट्रोल कैसे करें, इस बीमारी को फैलने से रोके कैसे। उसके लिए कोई पहले से थ्योरी अवेलेबल है नहीं, तुरंत इमीडिएटली एक एक्शन लेना है, तो उस टाइम पे हम एक्शन रिसर्च करेंगे। एक्शन रिसर्च की बड़ा बेनिफिट है वो ये है, एक ये लाइन आप ये याद करोगे, सिर्फ यही पूछी जाती है एग्जाम में और कुछ भी नहीं। एक्शन रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो प्लान करो कि करना क्या है। कोई भी रिसर्च करेंगे तो पहले प्लान तो करना ही पड़ता है। अगर हम कोई एक्शन भी ले रहे हैं तो पहले हम प्लान ही करेंगे कि उस एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है। प्लान करो, एक्ट करो। प्लान कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करो, फिर ऑब्जर्व करो कि आपने जो प्लान किया है वो कितना काम कर रहा है, आपने जो चीज़ करी है अभी वो कितनी काम कर रही है। उसके बाद रिफ्लेक्ट का मतलब है, मान लो अगर आपने जो प्लान किया है या आपने जो एग्जीक्यूशन किया था वो अच्छा नहीं हुआ तो आप दोबारा करो, ठीक है। रीप्लान, रीएक्ट, रीऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, मतलब वो सब है, दोबारा करो। ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और एक्शन रिसर्च से पूछने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है, ये ऑर्डर। और ये दूसरा ये वर्ड कि एक्शन रिसर्च जो होती है साइक्लिक होती है। साइक्लिक मतलब सर्कल की तरह होती है, प्लान, एक्ट, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, रिफ्लेक्ट, ठीक है। दूसरा एक और बात है जो एक्शन रिसर्च के बारे में पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस, बेटर रिजल्ट के चांसेस कौन सी रिसर्च में होते हैं, तो वो एक्शन रिसर्च में है। क्योंकि एक्शन रिसर्च में क्या है कि आपने प्लान, मतलब साइक्लिक है, कुछ गड़बड़ हो गई, रिजल्ट नहीं आए, फिर दोबारा करो। तो जब आप कुछ चीज़ दोबारा करोगे तो बेटरमेंट आएगी ही आएगी। तो एक्शन रिसर्च के जो रिजल्ट होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं दूसरे रिसर्च के कंपैरिजन में। तो अब ये जो सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी उसके अंदर क्या है कि कुछ इमीडिएट ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है देश के सामने जिसके लिए कोई पहले से थ्योरीज अवेलेबल नहीं है, तो हम यही करेंगे। इमीडिएटली कुछ प्लान किया, उस पर एक्शन लिया, उसको ऑब्जर्व किया कि हमने लॉकडाउन अगर लगाया है तो क्या रिजल्ट आ रहा है, उस लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया, हाँ चलो बीमारी तो कम हो रही है फर्स्ट लॉकडाउन में। फिर हमने देखा, रिफ्लेक्ट हमने क्या किया कि इतना लंबे लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को फ़र्क पड़ा, तो सेकेंड लॉकडाउन जो था कम टाइम के लिए किया। अब देखो ऐसे तीन बार लॉकडाउन हुआ तो बेटरमेंट आती गई। तो वो साइक्लिक थी, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, जो कि हुआ। ये एक्शन रिसर्च थी जो एट द टाइम की गई।
एब्स्ट्रैक्शन और अप्लाइड का डिफरेंस समझ में आया? वैसे तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी भी नहीं है कंफ्यूज होने के लिए, बस नाम एक जैसा है। और जिसको इंग्लिश आती होगी उसके लिए तो वो भी एक जैसा नहीं है। दोनों क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम, क्लियर है। सपना ये बताओ फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? फंडामेंटल रिसर्च में क्या करते हैं? मैम आपने मुझसे पूछा है? हाँ, सपना से। कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी होती है, और न्यू कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी, और मतलब नॉलेज को एक्सपैंड करना, तो उसमें ठीक है। जैसे कि कोई वो बताया जाता है। करेक्ट है। छपिकुल अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है वो बताओ। हाँ हाँ, वो थ्योरी पढ़ने का बाद में उसको प्रैक्टिकल में मतलब एग्जामिनेशन करना, मतलब उसका परीक्षा करना, जो कितना उसको इम्प्रूव हो रहा है, कितना इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उसको मतलब देखना। ईला अप्लाइड रिसर्च क्या होती है वो बताओ। अपर्णा अप्लाइड रिसर्च बताओ। अप्लाइड रिसर्च वो होती है जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग पेज जो करते हो उसको अप्लाइड करना। कामिनी आप बताओ। विशाल आप बताओ। मैम अप्लाइड रिसर्च में वो होता है, वो रिसर्च होती है जब हम आपकी आवाज नहीं आ रही। पहले से और हम उसका आपकी आवाज नहीं आ पा रही विशाल। प्रभात आप रिसर्च में बताओ उसको फिर। अप्लाई करते हैं। मैम अब आपने बताया तो सही है, बट किसी को प्रॉब्लम हो जाता है समझ नहीं आ थोड़ा। पाया होगा क्योंकि आवाज आपकी बहुत कट गई है। प्रभात आप बताओ। जी जी मैम, हाँ बताओ। अप्लाइड रिसर्च की करेक्ट डेफिनेशन कौन क्या है? कौन सा रिसर्च बताना मैम? अप्लाइड रिसर्च। मैम ये इसका जो क्षेत्र मेडिसिन, बिजनेस, एजुकेशन, यहाँ पर ये लगाया जाता है। एक तरीके से जो फंडामेंटल में थ्योरीज बनती है उनको यहाँ अप्लाई किया जाता है। ठीक है। पुरानी अवेलेबल थ्योरीज या जो भी पहले से थ्योरी हमारे पास है, कॉन्सेप्ट हमारे पास है, उनको अप्लाई करना ही अप्लाइड रिसर्च होती है। इतनी सिंपल डेफिनेशन थी। वही था कि कुछ कुछ वर्ड्स आप में से सबको थोड़े थोड़े वर्ड्स याद थे, आपने उनको ही बोला। जो रिसर्च टाइप्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, नहीं हुआ अभी, ये 2 बज गए हैं। इसके बाद कंसेप्चुअल रिसर्च है, तो ये शायद पहले डिस्कस करी है कि हमने कंसेप्चुअल रिसर्च लास्ट टाइम। हाँ मैम। तो इसकी भी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, नए कॉन्सेप्ट देना कंसेप्चुअल रिसर्च है। जिसमें नए कॉन्सेप्ट दिए जाए वो कंसेप्चुअल रिसर्च है, बस जिसमें नई थ्योरीज दी जाए वो फंडामेंटल रिसर्च है। इसके बाद एम्पिरिकल रिसर्च देख लेते हैं क्या है। मैम कॉन्सेप्ट और फिर- थ्योरी में अंतर क्या होता है? फिर इस मैम हाँ, फंडामेंटल रिसर्च में क्या अंतर है? फंडामेंटल और कंसेप्चुअल में क्या अंतर है? मैम मेरा भी इसी से जुड़ा प्रश्न है कि कॉन्सेप्ट और थ्योरी में क्या अंतर है? अच्छा। देखो यहाँ पे हिंदी भी पढ़ सकते हो।
कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं और थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? पहले इतना बताओ। धारणा को मतलब डेवलप करना, जो थॉट है, थॉट को डेवलप करना है। हाँ कंसेप्ट को धारणा कहता है। हाँ, कॉन्सेप्ट को धारणा कहते हैं। कोई धारणा डेवलप करना कि आपने कुछ कह दिया, मतलब आपने लोगों के एक तरह से माइंड को इन्फ्लुएंस कर दिया, कुछ आपने ऐसा कह दिया जो अभी तक मार्केट में नहीं था। जैसे नए नए ट्रेंड्स चल जाते हैं जिसके पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम हार्फिक यूज़ करते हैं और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, हमें एड्स देख देख के हमें ये सिखाया गया है, ये धारणा हमारे माइंड में डाली गई है कि हमें हार्फिक की ज़रूरत थी, जबकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत थी ही नहीं। तो नए नए कॉन्सेप्ट डेली डेवलप किए जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट है कि किसी ने कुछ अवधारणा बना दी और हम उस धारणा को फॉलो करने लग गए। और थ्योरी है कि कुछ पूरा एक्सप्लेन किया गया, कि जैसे न्यूटन ने थ्योरी दी, उसमें क्या है, रीज़न भी दिया जाता है। न्यूटन की थ्योरी में क्या था कि सेब गिरा, और वो सब थ्योरी सबको पता होगी कि वो ग्रेविटी की वजह से हुआ। तो थ्योरी में पूरा रीज़न, पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। वो एक थ्योरी होती है जिसमें कॉज से लेके जैसे हमने अभी एनिमल इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी कि पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, पूरी सिचुएशन एक एक्सप्लेन करना, ठीक है, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एनिमल इंटेलिजेंस की थ्योरी ले लो या जीन प्याजे की ले लो कि इस स्टेज पे ऐसा होता है, इस स्टेज पे ऐसा होता है, सेंसरी मोटर पे ये होता है, फॉर्मल ऑपरेशन में ये होता है। वो अब शायद क्योंकि ये एग्जांपल मैंने दिया, कॉन्सेप्ट ये होता है और थ्योरी ये होती है, तो शायद एक डिफरेंस आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बीच में। कॉन्सेप्ट थ्योरी के सामने बहुत छोटा है। कोई कुछ मैम कहना जैसे चाहते हैं? मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन के, ये कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन हाँ। थ्योरी जैसे हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं या कोई वो वाला सब्जेक्ट हो जिसमें थ्योरी हाँ, मैथ्स में भी हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, कुछ थ्योरम्स भी पढ़ते जैसे हैं। पाइथागोरस, हाँ, जैसे पाइथागोरस, ठीक है, वो क्या स्टेप बाय स्टेप है। मैम हम्म, हिस्ट्री में कोई थ्योरी कैसे हो सकती है? वो तो एक मतलब घटना है जो मतलब लिखित हो गया है, वो थोड़ी ना कि हर बार तो ऐसी घटना घटती रहेगी। तो थ्योरीज हमारी फिजिक्स में बहुत सारी हैं हमारे पास, और मैथ्स में है हमारे पास। तो ये ज़्यादातर थ्योरीज हमने फिजिक्स में ही पढ़ी हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप पूरी सिचुएशन बताना। किसी का कोई डाउट? बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछा जाता और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। आज तक कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है कि जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए कि इसका आंसर ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। एम्पिरिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं। एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन, which is without due regards for system and theory. It is data-based research coming up with conclusion that are capable of being verified by observation or experiment. This is also belongs to positivist approach. ये भी थोड़ी थोड़ी अप्लाइड रिसर्च की तरह है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च और एम्पिरिकल में ये फ़र्क है, ये साइंटिफिक अप्रोच वाली है और वो नॉन साइंटिफिक अप्रोच वाली है। अप्लाइड रिसर्च जो लैब में ना की जाए, ठीक है, मतलब जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे वो आपको समझाने के लिए थे। अप्लाइड रिसर्च की कुछ पढ़ा और उस चीज़ को अप्लाई करा। एम्पिरिकल भी यही है कि कुछ पढ़ा और उस चीज़ को अप्लाई करा, लेकिन एम्पिरिकल में साइंटिफिक अप्रोच है और अप्लाइड में साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ठीक है। वो दूसरी जो रिसर्च होती है हमारी हिस्ट्री, पोल साइंस और ये सब वाली, वहाँ पे आप अप्लाइड रिसर्च का यूज़ कर सकते हो, या नॉन साइंटिफिक जो भी होगा काम उसमें आप अप्लाइड रिसर्च का यूज़ कर सकते हो। पर आप लैब के अंदर कुछ कर रहे हो तो वो हमारी एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल सिर्फ दो चीज़ हो सकती हैं। और अगर आप कुछ थ्योरी पढ़कर लैब में कुछ रिसर्च कर रहे हो दैट इज़ एम्पिरिकल, और आप कुछ नया लैब में रिसर्च कर रहे हो दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल। तो अपने एक्सपीरियंस से फिर से बता दीजिए। हाँ, दोबारा बताऊंगी। अपने एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से
या जो पुराना हमारे पास अवेलेबल है थ्योरीज या डेटा, उसको पढ़ के लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करना। लैब में जैसे हमने पढ़ लिया, जैसे मैं कोविड की ही बात कर रही थी, आपने कुछ थ्योरी पढ़ी कि किसी ने ऐसे ऐसे एक दवाई बनाई है, आपने उस थ्योरी को पढ़ा, फिर आपने उस थ्योरी को लैब में अप्लाई करना शुरू करा, वही मेथड आपने पूरा फॉलो किया और लैब में उस चीज़ को बनाने की कोशिश की, तो आपने थ्योरी को अप्लाई करा, उसको एम्पीरिकल रिसर्च कहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साइंटिफिक अप्रोच थी। जिसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच हो वो एम्पीरिकल है, जिसमें साइंटिफिक अप्रोच ना हो वो अप्लाइड है, पर दोनों की डेफिनेशन सेम ही है। पुरानी थ्योरीज, पुराने कॉन्सेप्ट्स या ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस को पढ़कर अप्लाई करना। अभी समझ आया? किसको समझ नहीं आया? एम्पीरिकल और अप्लाइड दोनों सेम ही रिसर्च हैं, बस एम्पीरिकल लैबोरेटरी में की जाती है, साइंटिफिक होती है, और अप्लाइड साइंटिफिक नहीं होती है, इतना ही डिफरेंस है। दीपिका, कामनी, पूजा, पढ़ना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? मतलब मैम रिसर्च तो साइंटिफिक ही होता है, मतलब सब तो साइंटिफिक तो एक वैशिष्ट्य है रिसर्च रिसर्च का। सब कुछ साइंटिफिक होता है रिसर्च में? नहीं, रिसर्च शुड बी साइंटिफिक, ये तो मतलब रिसर्च में तो पहले बोला, मतलब सब रिसर्च साइंटिफिक की तरफ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पे ऑब्जर्व। बोलो पहले आप बोलो। यहाँ पे जो अप्रोच बोल रहा है, अप्रोच मतलब मींस यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है जहाँ पे चेक करना है, वही मींस तो होता है ना? नहीं, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या होती है। पॉजिटिविस्ट अप्रोच का मतलब है साइंटिफिक, ठीक है? तो जो हमारी रिसर्च होती है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो साइंटिफिक या तो नॉन साइंटिफिक। और जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ाए थे तो वो भी बताया था कि साइंटिफिक हो सकती है या फिर सोशल हो सकती है। तो अप्लाइड सोशल के लिए मान लो और एम्पिरिकल साइंटिफिक मान लो। अच्छा, ठीक है। दो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंटिफिक ही हो सकती है। हम लोग जो करते हैं वो तो साइंटिफिक होती नहीं है, पर वो भी तो एक रिसर्च ही है ना। और साइंटिफिक तो सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो इन लैब काम कर रहे हैं, बाकी सारी तो फिर नॉन साइंटिफिक हो गई। तो ये पॉजिटिविस्ट का मतलब यहाँ पे साइंटिफिक है। अब ये समझ जाओगे आप पॉजिटिविस्ट ये वर्ड है क्या। आज नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। पहले आप इतनी ही याद कर लो और इतना समझ लो, वरना और कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अभी क्या आपको बस सबकी चीज़ों के बीच का डिफरेंस समझना है, जितनी भी आज पढ़ी है, एक्सपेरिमेंटल से लेके एम्पीरिकल तक का डिफरेंस। तो एक्सपेरिमेंटल और एम्पीरिकल ना लोगों को बहुत सेम लग जाती है, नाम से कह लो, बट सेम नहीं है। एक्सपेरिमेंटल में क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग? कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, और यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं सर्च करने की कोशिश करते। एम्पीरिकल से आज तक अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो सिर्फ ये है कि इसमें कौन सी अप्रोच होती है, और ऑप्शन में पॉजिटिविस्टी लिखा आता है, साइंटिफिक नहीं लिखा आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिसका ये यूज करते हैं। और इससे कुछ क्वेश्चन बनता भी नहीं है। जो अगर कोई रिसर्च है पढ़ने वाली तो वो एक्सपेरिमेंटल है, जिससे मतलब अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो भी टर्म्स अगर आपने याद कर ली तो वो भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट के बीच का रिलेशनशिप पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये 4 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। मैनिपुलेशन किसका करेंगे? 2 वेरिएबल्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर दिखाई देगा, दैट इज मैनिपुलेशन। मेजरमेंट, जो आपने मैनिपुलेशन किया अब आप उसका मेजरमेंट लोगे कि क्या असर पड़ा है, क्या मेजरमेंट्स आई हैं। फिर कंपैरिजन, अब आप कंपेयर करोगे कि अगर जैसे जो मैनिपुलेशन आपने किया कि धूप में रखा तो क्या था, बिना धूप में रखा तो क्या था, कंपेयर करोगे। फिर कंट्रोल करोगे, कंपेयर करके आपने देख लिया कि क्या कमी रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है,
उसके बाद आप कंट्रोल करोगे, कम करना है, ज़्यादा करना है, कितना करना है, वो आपकी रिसर्च जैसी भी है। तो 4 टर्म, मैनिपुलेशन, मेजरमेंट, कंपैरिजन और कंट्रोल। उसके बाद फंडामेंटल रिसर्च, जहाँ पे हम नॉलेज एक्सपेंड करने के लिए नई थ्योरीज या कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, नॉलेज एक्सपेंड हो गई। जैसे कि मैंने आपको हार्विक वाला एग्जांपल दिया, जब तक हार्विक आया नहीं था मार्केट में तब तक उसको किसी को उसकी ज़रूरत महसूस हुई नहीं थी। तो वो एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बन चुका है कि नहीं, इस चीज़ की भी ज़रूरत है, इस चीज़ की भी ज़रूरत है, फेयरनेस क्रीम की भी ज़रूरत है और लोशन की भी ज़रूरत है। वो सब अवधारणाएं हैं जो हमारे मन में पैदा हो गई हैं। उसके बाद अप्लाइड रिसर्च, जो फंडामेंटल रिसर्च में जो थ्योरीज दी गई हैं, देखो फंडामेंटल और अप्लाइड दोनों ही साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, ये दोनों में लैब का कोई काम नहीं है, ये नॉन साइंटिफिक है दोनों। तो जो थ्योरीज फंडामेंटल में दी गई, अप्लाइड रिसर्च में उसको अप्लाई किया गया और देखा गया, मतलब कुछ रिजल्ट फाइंड आउट किया गया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मेडिसिन की बात की गई है और क्योर, डिजीज को क्योर करने की बात की गई है, तो वो मेथड वो पूरा हमारे पास अवेलेबल है। एक सेकंड, इसको या तो एक और बार कल डिस्कस कर लेंगे अप्लाइड को, कि साइंस की फील्ड में अप्लाइड रिसर्च का कुछ काम है या नहीं। ठीक है, वैसे बेसिकली इसमें पॉजिटिविस्ट अप्रोच होती नहीं है, सिर्फ एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंट में ही वो होती है। उसके बाद एक्शन रिसर्च, जहाँ पे हम ये साइक्लिक होती है और प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। और ये सिंबल भी देख लो कौन सा लगा हुआ है इसके बीच में। वैसे सिंबल का कोई काम है नहीं, एग्जाम में तो सिंबल भी नहीं आते, सिर्फ ऐसे ही प्लान और बीच में हाइफन लगा लगा के दे देते हैं और हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होता है। कंसेप्चुअल रिसर्च में जहाँ पे नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च, जहाँ पे साइंटिफिकली पुरानी थ्योरीज को लैब में एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाती है। क्लियर है सबको इतना? यस मैम। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, जितना ये हमने 2-3 पीडीएफ्स पढ़ लिया, 1 2 3, इतना रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को। मैम हाँ, वो जो 2021 में क्वेश्चंस हुए थे वो क्या अवेलेबल हो सकते हैं? क्वेश्चन पेपर? यस मैम, मैंने डाउनलोड करने कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैम। हाँ, मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर तो आराम से। नहीं, सिर्फ फर्स्ट पेपर का ही चाहिए। हाँ ठीक है, मिल जाएगा। ओके मैम। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम।